बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जैसा कि वर्ड मतलब है आयन एक्सचेंज। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिप्लेसेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसीज। जिन आयंस की वैलेंसीज ज़्यादा होती हैं, जिनकी पावर ज़्यादा होती है, वो क्या कर देंगे, कम वैलेंसीज वाले को रिप्लेस कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पोलर सॉल्वेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन है chromatography is the process by which mixture of similar charged ions can be separated by using an ion exchange resin which exchanges ions according to their relative affinities। क्या करती है, आयंस relative affinities की बेसिस पे एक्सचेंज होते हैं। जिन एक्सचेंज आयंस की पावर ज़्यादा होगी वो क्या कर लेंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपोजिट आयंस को अपनी जानिब। तो इस relative affinity की बुनियाद पे आयंस को क्या कर दिया जाता है, पोलर कंपाउंड को सेपरेट आउट कर लिया जाता है। मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी जो आयन एक्सचेंजर्स की हैं उनमें पहली बात है कि ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर भी इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब इनसॉल्युबल जब होंगे तो हम इनको किस बेस पे वो करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी सेपरेट आउट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी सेपरेट आउट नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आयंस को सेपरेट आउट करते होते हैं। ये कम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं एक्सचेंजर, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होते हैं। बहुत सारे मोनोमर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, जैसा कि सेलुलोज है या डिफरेंट रेजिन्स इसमें आ जाती हैं। इनके अंदर एक्टिव या काउंटर आयंस मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे आयंस को रिप्लेस कर देते हैं, जो दूसरे आयंस के साथ रिप्लेस हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। उनके अंदर किसी भी चेंज लिए बगैर उन आयंस के अंदर चेंज नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर देते हैं, आयंस को रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का जस्ट यही है कि जो पावरफुल आयंस होंगे वो क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे दूसरे आयंस को। The ions having more valency will replace other ions। अब यहाँ पे हमारे पास ये कैटाइन एक्सचेंज है और एक आयन एन आयन एक्सचेंज है। कैटाइन्स हम हमेशा कहते हैं कोई भी आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है कैटाइन कहलाता है, जबकि एन आयन कोई भी आयन जिसके ऊपर नेगेटिव आयन चार्ज मौजूद होता है उसको हम एन आयन बोलते हैं। तो ये कैट आयन एक्सचेंज जो है किस तरीके से होता है, एक कोई सॉलिड है उसके साथ कैटाइन है तो मेटल पार्टिकल के साथ उसको क्या कर दिया जाएगा, जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी एक्सचेंज। अब सॉलिड और मेटल इसमें आ जाएगा और कैटाइन अलग हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या है, डिफरेंट चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट किया जाता है सॉल्यूशन से। उसके बाद एन आयन एक्सचेंज है। एन आयन एक्सचेंज के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये भी सॉल्यूशन फेज के अंदर है और ये भी सॉल्यूशन के अंदर है। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल आयन है सॉलिड के साथ, तो क्या है सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो क्या है, एन आयन जिसकी वैलेंसी कम ज़्यादा होगी वो क्या कर देगा, इस हाइड्रोक्सिल आयन को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है और इन आयनिक कंपाउंड्स को सेपरेट आउट किया जाता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास, हम डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, अकॉर्डिंग टू सोर्स, अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर, डिफरेंट फैक्टर्स की बेसिस पे क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है क्रोमेटोग्राफी को, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को। अब जो आयंस हैं वो सोर्स की बेस पे अगर हम देखें तो ये क्या है, कैटाइन, जियोलाइट या क्ले। एनाइन हम क्या करते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर, डोलोमाइट। कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी नेचुरल सोर्स है, क्या किया जाएगा, कैटाइन कौन से होंगे, जियोलाइट्स होंगे या क्ले होगा, और हमारे पास या एनाइन जो होगा वो डोलोमाइट का होगा। सिंथेटिक की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक रेजिन्स इंक्लूड की जाती हैं। अगर हम केमिकल नेचर की बेस पे इन रेजिन्स को देखें या एक्सचेंजर को देखें, आयन को देखें, तो इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैटाइन एक्सचेंज रेजिन्स होंगी और हमारे पास वीक कैटाइन एक्सचेंज रेजिन्स होंगी, स्ट्रॉन्ग एन आयन एक्सचेंज रेजिन्स आती हैं और इसके अंदर साथ ही वीक एनाइन एक्सचेंज रेजिन्स आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेजिन्स की बात, कैटाइन एक्सचेंज रेजिन्स की बात करें तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, और वीक कैटाइन एक्सचेंज रेजिन्स की बात करें तो मिथाइल
मेथाक्राइलेट पॉलीमर आ जाता है। स्ट्रॉन्ग एनाइन एक्सचेंज रेजन्स की बात करें तो क्वाटर्नरी अमोनियम है, और वीक एनाइन की बात करें तो हमारे पास मिथाइल अमाइनो ग्रुप आ जाता है। स्ट्रक्चर की बेस पे देखें तो रेजन्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पोरस स्ट्रक्चर के या प्लिकुलर स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। अब प्लिकुलर टाइप विद आयन एक्सचेंज फिल्म, ये हमारे पास प्लिकुलर है। इसके ऊपर जो रेजन्स हैं वो क्या है, स्प्रेड आउट होते हैं, एक थिन लेयर होती है। इसकी जो लेयर होती है फिल्म की, थिकनेस होती है 30 to 40 माइक्रोमीटर, ये साइज होता है पार्टिकलर का। और जो लेयर फिल्म थिकनेस होती है 1 to 2 माइक्रोमीटर होती है। जबकि इसकी जो आयन एक्सचेंज एफिशिएंसी है वो 0.1 से 0.1 मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम ऑफ द आयन एक्सचेंज रेजन्स होती है। अगर हम पोरस की बात करते हैं तो पोरस हमारे पास सबसे ज़्यादा एक इफेक्टिव मेथड है, और यहाँ पे कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। पार्टिकल साइज जो रेजन्स का होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है, और आयन एक्सचेंज एफिशिएंसी जो होती है पोरस रेजन्स कोटेड विद एक्सचेंज बीड्स, तो 0.5 to 2 मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम ऑफ द आयन एक्सचेंज रेजन इसकी कैपेसिटी होती है, एफिशिएंसी होती है। उसके बाद हमारे पास है मैक्रो रेटिकुलर रेजन बीड। ये इतना एफिशिएंट नहीं होती हैं। यहाँ पे देखें इनकी जो एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो भी बहुत कम होती है। सरफेस सल्फोनेटेड एंड बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिकली विद आयन एक्सचेंज की बात करें तो ये लेस एफिशिएंट होती हैं, और इनकी जो आयन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो 0.02 मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम होती है। इसमें सल्फोनेटेड ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली बॉन्ड होता है आयन एक्सचेंजर के साथ, एन आयन एक्सचेंजर के साथ। यहाँ पे देखें हमारे पास ये सल्फोनेटेड ग्रुप है, डायरेक्ट बॉन्डेड टू एन आयन एक्सचेंजर। अपरेटस जो हमारे पास है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का, तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कॉलम मटेरियल और उसकी डायमेंशंस क्या क्या होंगी। मटेरियल मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ग्लास का होता है, जो लेबॉर्ट्रीज के अंदर यूज़ होता है। हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील यूज़ हो सकती है, या पॉलीमर यूज़ हो सकता है, जैसे हमारे पास सेलुलोज वगैरह या इस तरीके से कम्प्लेक्स पॉलीमर्स हैं, उनको यूटिलाइज किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम डायमेंशंस की बात करें, लेंथ टू डायमीटर रेशियो, तो 20:1 या 100:1 तक के क्या किए जाते हैं, हमारे पास कॉलम यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट स्केल्स के, लैब स्केल से लेकर इंडस्ट्रियल स्केल तक। लैब स्केल के अंदर हमारे पास जो डायमीटर होगा तो उसका 1 सेंटीमीटर अगर हम ले रहे हैं तो 20 सेंटीमीटर लेंथ। तो मिलीमीटर की अगर हम बात करें तो इसी तरीके से क्या है, अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर पॉसिबल नहीं है, इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज़ होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम मिलीमीटर के अंदर ही काउंट वो करते होते हैं। टाइप ऑफ आयन एक्सचेंज रेजन्स और उसके फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। पहली बात है आयंस पे डिपेंड करती है कि कौन सा आयन सेपरेट आउट करने जा रहे हैं। अगर हमारे पास आयन एक्सचेंज रेजन्स कैटायनिक हो या एनायनिक हो, ये डिपेंड करता है हमारा कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड। अगर कंपोनेंट हम कैटायन सेपरेट करने जा रहे हैं तो आयन एक्सचेंज रेजन्स हमारा क्या होगा, एन आइन होगा। अगर हम एन आइन हमारे पास सेपरेशन करने के लिए हम जा रहे हैं कंपोनेंट की, तो हमारे पास जो आयन एक्सचेंज रेजन होगा वो कैटाइन होगा। नेचर ऑफ द आयंस टू बी सेपरेटेड, हमने कौन सा कैसे आयन सेपरेट करने हैं, वीक आयंस हैं या स्ट्रॉन्ग आयंस हैं, उन पे डिपेंड करता है आयन एक्सचेंज रेजन्स के करैक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है एफिशिएंसी ऑफ द रेजन्स, ये आयन एक्सचेंज कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। पार्टिकल साइज की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो आयन एक्सचेंज रेजन्स का पार्टिकल साइज होता है 50 to 100 मैश होता है, या 100 to 200 मैश यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ रेजन्स पोरस हो सकता है या पेक्युलर टाइप हो सकता है, पेलिकुलर टाइप हो सकता है। अब पोरस के अंदर उसके बीड्स के क्या होंगे, स्ट्रक्चर पोरस होंगे। पेलिकुलर के अंदर सरफेस के ऊपर एक थिन लेयर होगी। अगर हम क्रॉस लिंकिंग एजेंट की अमाउंट देखें तो ये डिपेंड करता है स्वेलिंग ऑफ द रेजन्स के ऊपर। अब हमने देखा था यहाँ पे पहला है कॉलम मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसके बाद हमें पता आयन एक्सचेंज रेजन्स कैसे होने चाहिए,
थर्ड नंबर पे स्टेशनरी फेज कैसा होना चाहिए, जो हम सेपरेट आउट करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स को, उसके लिए स्टेशनरी फेज कैसा होना चाहिए। स्टेशनरी फेज देखें, दो स्ट्रक्चरल एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। एक तो चार्जर एलिमेंट जो आयन एक्सचेंजर प्रोसेस के अंदर यूज़ होंगे और मैट्रिक्स में से आयन को एक्सचेंज करने के लिए यूटिलाइज होते हैं और आयन को सेपरेट आउट करने के लिए यूटिलाइज होते हैं। तो हम स्टेशनरी फेज भी उसी हिसाब से रखेंगे जो हमारे पास कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड, जिस कंपोनेंट को हम सेपरेट आउट करने जा रहे हैं तो उसके मुताबिक का हमारे पास क्या होगा, स्टेशनरी फेज होगा। अगर हम कैटायन सेपरेट आउट करने जा रहे हैं तो स्टेशनरी फेज के अंदर हमारे पास जो भी मटेरियल है उसके अंदर एन आयनिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, रिप्लेसिंग प्रॉपर हो सके। सेवरल मैट्रिक्स यूज होते हैं जैसा कि सेलुलोज है, सिलिका है, पॉलीएक्रिलामाइड्स हैं, एक्राइलेट्स हैं, कोपॉलीमर्स, ठीक है ना, कोटेड सिलिका है। ये डिफरेंट मटेरियल यूज किए जाते हैं एज अ स्टेशनरी फेज फॉर द सेपरेशन ऑफ मोबाइल डिफरेंट आयंस। मोबाइल फेज कैसा होना चाहिए, जो इलेवेंट है या मोबाइल फेज है वो ऐसा होना चाहिए कि जिस एक्वस सॉल्यूशन उसमें होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो साल्ट या मिक्सचर को अपने अंदर प्रॉपरली हल कर ले। या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं वो यूज़ किए जाते हैं जिसके अंदर आयनिक कंपाउंड्स हैं हल किए जाते हैं, ठीक है ना। वाटर या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर आयनिक कंपाउंड्स को हल किया जा सकेगा, पोलर कंपाउंड्स को हल किया जा सकेगा, वो मोबाइल फेज के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं। तो कुछ इलेवेंट एडिटिव्स हैं जो एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, आयन एक्सचेंज कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर। उसमें EDTA है, इथाइलिन डाइमिथाइल टेट्राएसिटिक एसिड है, पोलियोल्स हैं, ग्लाइसरोल है, ग्लूकोज है, डिटर्जेंट्स हैं, लिपिड्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, यूरिया है। ये डिफरेंट क्या हैं, एडिटिव्स हैं, एलिमेंट एडिटिव्स हैं। इनका काम एफिशिएंसी को बढ़ाना होता है मोबाइल फेज की। उसके बाद है बफर। बफर जो है pH को मेंटेन करते हैं। बफर बहुत अहम काम करते हैं क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ मेजर करने जा रहे होते हैं तो ड्यूरिंग मेजरमेंट हमें उसको एक न्यूट्रल फेज पे लेके आना होता है। अगर हम पॉजिटिव को डिटरमाइन करने जा रहे हैं तो हमारे पास जो कैपेसिटी है, जो सैंपल है वो हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो एक्सचेंजर है वो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव एक्सचेंजर के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट चार्ज ग्रुप्स को डिफरेंटली बाय बफर स्टेबलाइज कराते होते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो pH वैल्यू है इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सेपरेशन के लिए और इसको कंट्रोल किया जा सकता है बफर सब्सटेंसेस से। कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है और एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड वगैरह को एज अ बफर सॉल्यूशन लिया जाता है ताकि ऑप्टिमाइज किया जा सके पैरामीटर्स को। सैंपल प्रिपरेशन, हमने सैंपल कैसे प्रिपेयर करना है जो भी हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसके लिए सैंपल सॉल्युबल होना चाहिए एलिमेंट के अंदर। वो वाटर एलिमेंट वाटर हो सकता है या ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है। और ये मोबाइल फेज के अंदर भी क्या होना चाहिए, डिजॉल्व हो सके, ऐसा होना चाहिए। अगर हमने क्या करना है, कॉलम को प्रोटेक्ट करना है पॉसिबल डैमेज से, तो सैंपल को यूज से पहले फिल्टर कर लेना चाहिए और उसके अंदर जो लार्ज साइज पार्टिकल हैं वो रिमूव कर लेने चाहिए। पैकिंग ऑफ द कॉलम है कि हमारे पास कॉलम मोस्टली स्टेनलेस स्टील का बना होता है या ग्लास का बना होता है। अब इस स्टेनलेस स्टील को हमने क्या करना होता है, स्लरी प्रिपेयर करनी होती है। उसके अंदर जो हमारे पास स्टेशनरी फेज होता है वो एक तरह का हमने इंसर्ट करना होता है, बनाना होता है। तो किस तरीके से हम बनाते हैं, हम सिलिका को मिक्स करते हैं, 10 to 20 ग्राम सिलिका लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं पोलर सॉल्वेंट के साथ बीकर के अंदर और फिर उसको कॉलम के अंदर पोर कर देते हैं। जब वो सिलिका कॉलम के अंदर जाएगा तो ये ड्राई होगा, जब ड्राई होगा तो उसकी क्या हो जाती है, कंप्लीट पैकिंग हो जाती है। कंप्लीट पैकिंग के बाद उसमें से हम सैंपल और एलिमेंट को पास करवा देते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जब सैंपल पास होगा तो उसके अंदर जो आयन है या डिफरेंट बफरिंग कैपेसिटीज़ के साथ हम क्या करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। क्रोमेटोग्राम और इल्यूशन डेवलपमेंट कैसे करनी है, जब हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सैंपल की तो उसके बाद क्या किया जाता है, क्रोमेटोग्राम डेवलप किया जाता है डिफरेंट मोबाइल फेजेस के थ्रू। यहाँ पे दो किस्म की इल्यूशन टेक्निक्स होती हैं, एक आइसोक्रेटिक
और दूसरी ग्रेडियंट इल्यूशन है। एनालिसिस ऑफ द इल्यूट, जो भी हमारा सैंपल है जो वहाँ से निकला है क्रोमेटोग्राफी के बाद, तो उसको हम एनालाइज कैसे करना है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड के ज़रिए, हम पोलैरोग्राफिक मेथड के ज़रिए पोलैरिटी की बेस पे या उसकी कंडक्टिविटी की बेस पे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, या रेडियो कंडक्टोमेट्रिक मेथड के ज़रिए, रेडियो केमिकल मेथड के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं जो भी इल्यूट होता है, जो भी सैंपल होता है। रीजनरेशन ऑफ द आयन एक्सचेंज रीजन, कि हमने रीजनरेट कैसे करवाना है। रीजनरेशन रेफर टू द रिप्लेसमेंट ऑफ आयंस। अब हमने वो जो हमारे पास कॉलम है, कॉलम के अंदर हमारे पास जो आयंस थे अपोजिट चार्ज के, जो हम सेपरेट आउट करने जा रहे थे, वो हम कैसे अलग करेंगे। तो उसको हम क्या करते हैं, किसी ऐसे सॉल्यूशन के साथ दोबारा वो कराते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बेस पे क्या करते हैं, उनको सेपरेट आउट कर दे। तो इस तरीके से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग अल्कली के ज़रिए उसको वॉश करते हैं और रीजनरेशन हो जाती है जो आयंस होते हैं उनकी। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो हमारे पास बैच मेथड में होता क्या है, जो सिंगल स्टेप इक्विलिब्रियम बैच मेथड में हम एक दफ़ा कोई काम कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमें अगेन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, जो रेजेंस होता है और सॉल्यूशन होता है उसको इकट्ठे मिक्स किया जाता है किसी भी वेसल के अंदर। ये मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, वाटर के अंदर जो आयंस होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होता है। जो कॉलम है उसके अंदर रेजेंस वगैरह या सारा कुछ ऐड करके, सॉल्यूशन भी ऐड करके उसको क्या किया जाता है, शेक किया जाता है। जो आयंस होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, सॉफ्ट फिल्टर किया जाएगा। फिल्टर करने के बाद जो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर हो जाएगी वो हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉलम जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है वो यूज़ होता है मोस्टली। यहाँ पे देखें, एक हमारे पास एनाइन है, कैटाइन, ठीक है ना, रेजेंस है, उसके साथ हमने कैल्शियम आयंस को सेपरेट आउट करना था, तो यहाँ पे कैल्शियम सोडियम से रिप्लेस हो गए। तो इस तरीके से वाटर के अंदर से क्या किया जा सकता है, जो कैल्शियम के साल्ट्स होते हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं। इसी तरीके से वाटर के डीमिनरलाइजेशन के लिए कैटाइनिक रेजेंस क्या किए जाते हैं, कैटाइंस एक्सचेंज किए गए हैं। तो इसके थ्रू भी क्या किया जा सकता है, वाटर को डीमिनरलाइज किया जा सकता है। या वाटर को ट्रीट करना तो हमने एनायन एक्सचेंजर के ज़रिए। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, क्लोराइड जो है वो क्या कर देता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ वो करके क्लोराइड उसके अंदर से आयंस जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे वही हार्ड वाटर है उसको इन किया जाएगा। कैल्शियम और सोडियम आपस में क्या करेंगे, आयंस का एक्सचेंज करेंगे। आयंस का एक्सचेंज करने के बाद जो कैल्शियम होगा वो बाइंड हो जाएगा और बाइंडिंग के बाद सोडियम रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से कैल्शियम के जो सल्फेट्स थे या बाइकार्बोनेट्स थे वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और वाटर की सॉफ्टनिंग हो जाएगी। कॉलम मेथड में हमारे पास डायरेक्ट मेथड था, बैच मेथड था। अब हमारे पास है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड के अंदर ऑपरेटर्स के क्या होता है, यूज्ड इन द कॉलम मेथड। क्या होगा, गिलास कॉलम होगा जो ग्लास वूल या प्लग के साथ या सिंटर्ड ग्लास डिस्क के साथ फिटेड होता है लोअर एंड पे। इसके अंदर क्या किया जाता है, रेजिन्स की स्लरी ऐड की जाती है डिस्टिल्ड वाटर से और फिर फाइन पार्टिकल जो होंगे उसके अंदर से रिमूव कर दिए जाएंगे। पार्टिकल रिमूव करने के बाद स्लरी को फिर क्या किया जाएगा, कॉलम के अंदर पोर किया जाएगा। पोरिंग के बाद उसके जो एयर बबल होंगे वो रिमूव किए जाएंगे कॉलम के अंदर से। और फिर क्या होगा, यूनिफॉर्मली जो है रेजिन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कॉलम को बैक वॉश किया जाता है डिस्टिल वाटर के ज़रिए। जब बैक वॉश किया जाएगा तो जो वाटर का फ्लो है वो स्टॉप कर दिया जाता है और रेजिन्स को अलाउ किया जाता है कि वो क्या हो जाए, सेटल हो जाएं। जब ये रेजिन्स सेटल हो जाती हैं तो जो एक्सेस ऑफ वाटर होती है उसको निकाल लिया जाता है। अब लेवल ऑफ वाटर मस्ट नेवर बी अलाउड टू फॉल बिलो द सरफेस ऑफ द रेजिन्स, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, रेजिन्स क्या हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। ड्राई होने के बाद क्या है, वो एक जो बीड हैं उसी के अंदर अकोमोडेट हो जाएंगी और वो एक्ट एज अ आयन एक्सचेंजर काम नहीं करेंगी। आयन एक्सचेंज टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, फ्रंटल एनालिसिस है, इसमें क्या एन इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ द आयन हासिल होती है। डिस्प्लेसमेंट डेवलपमेंट है, इसमें क्या होता है,
डेवलपमेंट ऑफ द कॉलम जो होती है वो हम करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस से जो वेरी स्ट्रांग होते हैं, जिनकी अफिनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिनकी वैलेंसी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो अच्छा आयन एक्सचेंजर का काम कर सकते हैं। इल्यूशन डेवलपमेंट है। इल्यूशन डेवलपमेंट में क्या होता है, जब भी इल्यूशन डेवलपमेंट की जाती है तो जो कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर होते हैं उनको सेपरेट आउट किया जाता है और उनको कॉलम से मूव आउट कराया जाता है इंडिविजुअली डिफरेंट रेट्स के ऊपर, उनकी एफिशिएंसी के ऊपर, अफिनिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए। अगर कोई ऐसे आयंस हैं जिनकी वैलेंसी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे और जिनकी वैलेंसी कम होगी तो वो कम एफिशिएंट होंगे, तो इनकी एफिशिएंटी वैलेंसी की बुनियाद पर क्या किया जाता है, सेपरेशन अचीव की जाती है। क्रोमेटोग्राफिक पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात है कि रेट ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस। रेट ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिफिजन पे डिपेंड करता है। जो स्लोवेस्ट स्टेट है आयन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर, अगर डिफिजन ज़्यादा होगी तो जो आयन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। अगर डिफिजन कम होगी तो आयन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी और आयन एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो स्लोवर होगा। नेक्स्ट हम फ्लो रेट की बात करते हैं। फ्लो रेट क्या करता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का जो सेपरेशन टेक्निक है वो यूज़ की गई है और जो कॉलम है उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया गया है। यहाँ पे एक्सचेंज और फैक्ट पे डिपेंड करता है जो डिफर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट सेपरेशन के अंदर। फ्लो रेट को कंट्रोल किया जा सकता है 0.5 to 5 मिलीलीटर पर मिनट के अकॉर्डिंगली। मैकेनिकल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो जो पॉलीस्टायरीन बीड्स हैं उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है जब उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड किया जाएगा, जैसे सल्फोनिक एसिड है या पॉलीमर, ठीक है ना, पॉलीमर के अंदर, तो सॉल्युबिलिटी इन्हांस हो जाती है। जब सॉल्युबिलिटी इन्हांस हो जाएगी तो जो पॉलीमर क्रॉस लिंक्ड है इनकॉर्पोरेशन के जरिए हुआ है, जैसे कि डाइविनाइल बेंजीन के अंदर, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, दी जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्वेलिंग। स्वेलिंग किस वजह से होती है? ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है ना, टू हाइड्रेट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ऑफ फिक्स्ड आयंस विद लाइक चार्जेस, ठीक है। अब किस वजह से होती है स्वेलिंग? टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल की वजह से होती है कि उनको कितना हाइड्रेट कराया जा सकता है। दोबारा ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट तक, जब तक वाटर क्या है इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं आता, ऑस्मोटिक प्रेशर पे नहीं आता, तो कोई भी चीज़ है वो क्या होगी, स्वेल होती रहेगी और उसकी इलास्टिक फोर्सेस जो हैं फ्लेक्सिबल हाइड्रोकार्बन चेन्स की वजह से वेरी करती हैं। पार्टिकल साइज, जो लार्ज सरफेस एरिया है और स्मॉल पार्टिकल है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है और रेट ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगा। पोरोसिटी, जो हाई पोरोसिटी है लार्ज सरफेस एरिया ऑफर करती है और चार्ज ग्रुप को कवर करेगी और क्या करती है, हाई बाइंडिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। अगर पोरोसिटी ज़्यादा होगी तो हमारे पास आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगी। सेलेक्टिविटी, जो डिफरेंट आयंस होते हैं सॉल्यूशन के अंदर उनके सिलेक्टिव इन नेचर होते हैं। जो एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है वो डिक्रीज होती है पॉलीवेलेंट आयंस के अंदर, और पॉलीवेलेंट आयंस क्या होते हैं, एडजॉर्ब्ड हो जाते हैं मोनोवेलेंट आयंस की निस्बत ज़्यादा। जबकि हायर कंसंट्रेशन की बात करें तो मोनोवेलेंट आयन क्या होते हैं, एडजॉर्ब्ड हो जाते हैं। टोटल कैपेसिटी जो है रेजेंस की वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं वेट ऑफ द सैंपल रेजेंस से। फिर हम उसको जब कॉलम के अंदर प्लेस करते हैं, यहाँ पे एक सॉल्यूशन जो है KCl का वो रन किया जाता है, उसके थ्रू टोटल कैपेसिटी मेजर की जा सकती है। आयन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ द आयंस के ऊपर जो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। क्रॉस लिंकिंग, जो क्रॉस लिंकिंग है रेजिन्स की वो डिक्रीज होती है जैसे कि जैसे स्वेलिंग रेजिन्स की इंक्रीज होती है। इसके लिए डाइविनाइल बेंजीन यूज़ होती है क्रॉस लिंकिंग के लिए और ये स्ट्रेंथ इम्पार्ट करती है पॉलीमर के ऊपर डिफरेंट चेन्स को ज्वाइन करते हुए वेरियस पोजीशंस के ऊपर। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं रेजोल्यूशन को? पहली बात है नेचर ऑफ द एक्सचेंजिंग आयंस के हमारे पास कौन कौन से आयंस हैं। अगर कैटायंस हैं जितना उनकी वैलेंसी बढ़ती चली जाएगी तो उतना उनकी जो क्या होगी, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अगर कंसंट्रेशन कम हो तो
दूसरी बात है कि सिमिलर कंडीशंस के अंदर कांस्टेंट वैलेंसी की अगर हम बात करें तो जो यूनिवेलेंट आयंस हैं उनकी आयन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है इंक्रीज होती चली जाती है जब उनका साइज कम हो। जब हाइड्रेटेड केटाइंस का साइज बड़ा होगा तो उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो कम होगी। स्ट्रांगली बेसिक एनायन एक्सचेंज रेजिन्स की अगर हम बात करें तो ये बिहेव करते हैं यूनिवेलेंट एनायंस की तरह और इन यूनिवेलेंट केटाइंस की तरह। जैसे जैसे क्या होता है केटाइंस सॉल्यूशन के अंदर एक्सचेंज होते चले जाते हैं तो जो डिफरेंट वैलेंसी के आयंस होते हैं उनकी जो अफिनिटी होती है आयंस की वो हायर होती चली जाती है और वैलेंसी इंक्रीज होती है जब डायल्यूशन फैक्टर हमारे पास इंक्रीज हो रहा। सेकंड नंबर पे हमारे पास नेचर ऑफ द आयन एक्सचेंज रेजिन्स पे डिपेंड करता है, केमिकल वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, एफिशिएंसी फिजिकल वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर है, लाइट है, प्रेशर है, आयन एक्सचेंज कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आयन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी कम होगी, पोरोसिटी बढ़ जाएगी। कंपोजिशन ऑफ द केटायन एक्सचेंज रेजिन्स पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द कॉलम पे डिपेंड करती है और आयनिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को? पहली बात है टोटल कंटेंट ऑफ द कैटायन मेजर करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एनायन मेजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं आयन एक्सचेंज कैपेसिटी क्रोमेटोग्राफी को यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रेसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे हमारे पास सोडियम पोटाशियम है इनको डिटेक्ट करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम वो क्या कर सकते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूटिलाइज कर सकते हैं। या फिर जब हम कन्वर्जन करनी होती है सॉल्ट्स की एसिड्स के अंदर या बेसिस के अंदर तब भी क्या किया जा सकता है यूटिलाइज किया जा सकता है आयन एक्सचेंज कैपेसिटी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को। जब हमने एम्फोटेरिक मेटल्स को सेपरेट आउट करना होता है नॉन एम्फोटेरिक मेटल से तो तब भी क्या होती है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को यूटिलाइज किया जा सकता है। मेटल्स को अलाइज को और हाई अलाइज स्टील्स को सेपरेट आउट करने के लिए क्या किया जाता है आयन एक्सचेंज कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी को यूटिलाइज किया जाता है। और नेचुरल जो है इंडस्ट्रियल वाटर है उसकी क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए भी क्या किया जाता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की जा सकती है। कम्प्लेक्स मिक्सचर जो बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं जैसे नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, अमाइनो ग्रुप हैं और डिफरेंट जो हमारे पोलर ग्रुप्स हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए भी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को यूटिलाइज किया जाता है। एनालिटिकल कंसंट्रेट्स प्रिपेयर करने के लिए भी क्या किया जाता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है। रेडियो केमिस्ट्री के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।